नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनीनामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनीनामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है वी मार्ट रिटेल से जुड़ी हुई। इस कंपनी के बोनस का एडजस्टमेंट इस हफ्ते होता हुआ दिखा, जिसके बाद ये शेयर भागता हुआ नजर आया। 23 जून को शेयर में 74% का बड़ा एडजस्टमेंट होता हुआ देखा, क्योंकि 3:1 बोनस इशू की एक्स डेट 23 जून ही थी, यानी कि हर एक शेयर पर शेयरधारकों को 3 बोनस शेयर मिलते हुए दिखे हैं। 23 जून को जब यह एडजस्टमेंट हुआ तो वी मार्ट रिटेल का शेयर 889 रुपये 20 पैसे की एडजस्टेड क्लोजिंग से करीब 4.5% ऊपर 929 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद डिक्सन टेक का शेयर भागता हुआ नजर आया। इस ब्लॉक डील में प्रमोटर सुनील वचानी ने 16.7 लाख शेयर बेचे हैं, यानी कि 2.8% हिस्सेदारी बेची है। 13,301 रुपये 47 पैसे प्रति शेयर का भाव था, जिस पर 2221 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेची गई है, जिसको मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 1924 करोड़ रुपए में खरीदा है। 14.5 लाख शेयरों की खरीदारी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की ओर से हुई है, 13,307 रुपये 96 पैसे के औसत भाव पर। 23 जून को जब यह खबर आई तो उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 13,280 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली, पर कारोबार की क्लोजिंग 3.5% की मजबूती के साथ 14,540 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते डायग्नोस्टिक सेक्टर भी फोकस में रहा, क्योंकि अमेजॉन इंडिया की इस सेगमेंट में एंट्री हो गई है। जी हां, अमेजॉन इंडिया ने 6 शहरों में घर पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू कर दी हैं, जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद के नाम शामिल है, जहां पर ऑरेंज हेल्थ लैब्स के सहयोग से रविवार को ये सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अमेजॉन ऐप के जरिए बुकिंग और उसके साथ साथ डिजिटल रिपोर्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं ग्राहक। और अमेजॉन की एंट्री की खबर से 23 जून को जब पहली बार बाजार खुला तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स का शेयर करीब 4% और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का शेयर करीब 1.5% की गिरावट लेकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के शेयरों की लिस्टिंग होती हुई दिखी। ये ABFRL के लाइफस्टाइल कारोबार का नाम है, जिसकी 23 जून सोमवार को लिस्टिंग होती हुई दिखी। ABFRL के डीमर्जर के बाद ये कंपनी बनी है। 22 मई को इस कंपनी का डीमर्जर हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी भी थी। जब ये लिस्टिंग हुई तो 23 जून को आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का शेयर 170 रुपये 95 पैसे के डीमर्जर के एडजस्टेड प्राइस से नीचे 167 रुपये पर खुला और करीब 7% नीचे 159 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। टाटा मोटर्स की विदेशी सब्सिडरी JLR को मजबूरन बढ़ानी पड़ रही हैं कीमतें। दरअसल JLR ने चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है और हुआ यही है कि यूएस के और से जो टैरिफ लगाए गए हैं उसकी वजह से इनको कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। यूएस के ट्रेड टैरिफ से JLR को $1.6 बिलियन का नुकसान भी हो सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट निकल के सामने आई। साथ में खबर यह भी थी कि इस कंपनी ने हैरियर EV की कीमत 21.5 लाख रुपए तय की गई है। इसकी जो बुकिंग्स हैं वो 2 जुलाई से शुरू होने की बातचीत की गई है। 24 जून को जब ये खबर आई तो टाटा मोटर्स का शेयर 686 रुपये 50 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% ऊपर 674 रुपये 30 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 23 जून को भी खबर थी कि टाटा कैपिटल के IPO को सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस कंपनी का यानी कि टाटा मोटर्स का टाटा कैपिटल से सीधा वास्ता है, क्योंकि इसके पास हिस्सेदारी पड़ी हुई है टाटा कैपिटल की, जो IPO के जरिए 17,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। 23 जून को जब यह खबर आई तो टाटा मोटर्स का शेयर करीब 0.25% गिरकर 671 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। यह हफ्ता स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम आसान कर दिए हैं। RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियमों में ढील दे दी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एडिशनल कंपोनेंट 35% से घटाकर 20% कर दिया गया। उस हिसाब से FY 26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जरूरत यानी कि रिक्वायरमेंट्स 75% से घटकर 60% पर होगी, जिसका रिएक्शन हमने शेयरों पर देखा। 23 जून को AU स्मॉल फाइनेंस का बैंक का शेयर दिन के लो से अच्छी खासी रिकवरी लेकर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर करीब 4.25% ऊपर और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 5.5% की मजबूती के साथ 67 रुपये 49 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते LT फूड्स की सब्सिडरी के लिए एक बुरी खबर आती हुई दिखी। यूएस ने इनफैक्ट इकोप्योर नाम की जो कंपनी है उस पर 340.7% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। इकोप्योर के ऑर्गेनिक सोयाबीन मील एक्सपोर्ट पर यह ड्यूटी लगाई गई है, जो कि
एलटी फूड्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका रिएक्शन हमने शेयर पर आता हुआ देखा 23 जून को, जब शेयर में 389 रुपये 20 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 6% नीचे 407 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। राइट्स इश्यू को मंजूरी की खबर से इस हफ्ते एस्टेक लाइफ साइंसेज का शेयर दौड़ता हुआ नजर आया। इस कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। 250 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी आ गई है। और एक खबर आई थी 24 जून को, जब एस्टेक लाइफ साइंसेज के शेयर में 14.5% तक का उछाल देखने को मिला और करीब 7.5% ऊपर 822 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पूरे हफ्ते खबरों में रही। दरअसल पहली खबर ये थी कि सरकार कंपनी को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। 84,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी का एजीआर बकाया है, जिसको लेकर विकल्पों की तलाश सरकार कर रही है। एजीआर भुगतान की जो मियाद है उसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक खबरें ऐसी थी कि साधारण ब्याज के साथ एक कंपनी ब्याज का भुगतान कर सकती है। फैसला होने तक 1 से 1,500 करोड़ रुपए के सालाना पेमेंट की मंजूरी भी मिल सकती है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट करी थी, जिस वजह से 24 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 5% चढ़कर 6 रुपये 87 पैसे पर जाकर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में जो शेयर ने 7 रुपये 3 पैसे का हाई भी टच किया था। 24 जून की शाम को खबर आई जिसमें कंपनी ने कहा कि एजीआर भुगतान पर सरकार से फिलहाल किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो उसको हम जरूर साझा करेंगे। उसके बावजूद 25 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपये 27 पैसे तक उछलने के बाद करीब 4% ऊपर 7 रुपये 14 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 26 जून को खबर थी कि 25,000 करोड़ रुपए के लोन के लिए इस कंपनी की बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, जिसकी अगुवाई एसबीआई कर सकता है और इस लोन की मियाद 10 साल हो सकती है। साथ ही खबर यह भी थी कि 27 जून की शाम को 4:30 बजे इस कंपनी की ईजीएम होने वाली, जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के साथ साथ कई और प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर विचार किया जाएगा। 26 जून को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 7 रुपये 21 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। देवयानी इंटरनेशनल ने बिरयानी बाय किलो नाम का जो ब्रांड है उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। बिरयानी बाय किलो ऑपरेट करने वाली कंपनी में इस कंपनी ने हिस्सेदारी बढ़ाने की घोषणा की है। 106 करोड़ रुपए में हिस्सा बढ़ाकर 86.13% किया जाएगा। 420 करोड़ रुपए में इन्होंने स्काईगेट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी में 81% हिस्सा खरीदा, जिसकी जानकारी हमने आपको कंपनीनामा के पिछले शोज में दी भी थी। 24 जून को जब ये खबर आई तो देवयानी इंटरनेशनल का शेयर 172 रुपये 50 पैसे तक उछलने के बाद करीब 1.5% ऊपर 169 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स को लेकर अगली खबर है, जिसने नॉर्वे की कंपनी को खरीदने की घोषणा की है। नॉर्वे की ऑफशोर एंड ट्रॉल सप्लाई यानी कि ओटीएस नाम की कंपनी का इसने अधिग्रहण किया और यह अधिग्रहण हुआ है यूके की सब्सिडरी गरवारे टेक्निकल फाइबर्स यूके के जरिए। स्ट्रेटेजिक ग्लोबल विस्तार के तहत इस कंपनी की ओर से यह अधिग्रहण किया, जिसके ऊपर स्टॉक ने 24 जून को रिएक्ट किया और ये शेयर 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ 914 रुपये के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते अदानी ग्रुप भी फोकस में रहा, जिसमें खास तौर पर गौतम अदानी साहब ने मुकेश अंबानी से हाथ मिला लिया है। दरअसल एटीजीएल यानी कि अदानी टोटल ने जियोबीपी के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है ये। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए करार किया गया है। होगा ये कि अदानी के फ्यूल स्टेशंस पर जियोबीपी का पेट्रोल डीजल बिकेगा, वहीं चुनिंदा जियोबीपी स्टेशंस पर एटीजीएल यानी कि अदानी टोटल की सीएनजी भी मिलेगी। इस खबर के चलते 25 जून को अदानी टोटल गैस का शेयर करीब 0.5% की मजबूती लेकर 634 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और शुक्रवार यानी कि 27 जून को तो शेयर ऑलमोस्ट 700 रुपये के स्तर के आसपास पहुंच गया था। इससे पहले 24 जून को अदानी एंटरप्राइजेस की एजीएम हुई थी। मिडिल ईस्ट में तनाव ग्रुप के लिए चिंता का विषय है, ऐसा गौतम अदानी साहब ने कहा। और अदानी पोर्ट्स के पास इजराइल के हाइफा पोर्ट के जरिए एक्सपोजर है, जिस वजह से ये कंसर्न रेज किए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा अगले 5 साल में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है ये समूह। 5 साल तक यानी कि हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर का निवेश का प्लान भी उन्होंने सामने रखा, जिसमें 2030 तक ग्रुप का 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है और अदानी पावर का 2030 तक 31 गीगावाट क्षमता हासिल करने को जो कदम था वो कंपनी अभी भी ट्रैक पर है। 24 जून को अदानी ग्रुप की अगर आप बात करें तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम ग्रुप स्टॉक्स में हमने हरे निशान के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखी एजीएम के बाद। राइट्स इशू की खबर से इस हफ्ते एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स का शेयर भी उछलता हुआ दिखा। इस कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 260 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें मार्च 2024 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। इशू प्राइस से 87% प्रीमियम पर इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी।
इसके अलावा खबर ये भी थी कि नीदरलैंड्स की सब्सिडरी के लोन को शेयरों में बदलने पर भी बोर्ड ने सहमति दे दी है। ब्याज समेत एक्जिकॉम पावर सोल्यूशन नाम की सब्सिडरी के ऊपर 283.2 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। 25 जून को जब यह खबर आई तो एक्जिकॉम का शेयर 214 रुपए 45 पैसे तक उछल गया था और 11% की बढ़त के साथ 201 रुपए 94 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। आदित्य बिरला ग्रुप की मेटल कंपनी यूएस की कंपनी को खरीदने जा रही है। यूएस की कंपनी है एलुकेम के नाम से, जिसका 100% हिस्सा $12.5 करोड़ में खरीदा जाएगा और यह खरीदा जाएगा सब्सिडरी आदित्य होल्डिंग्स के जरिए, जो कि इस कंपनी का अधिग्रहण करती हुई दिखेगी। 25 जून को यह खबर आई थी और उस दिन हिंडाल्को का शेयर करीब ½ % की मजबूती के साथ 672 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। टाइमैक्स ग्रुप इंडिया की पेरेंट कंपनी ने इस हफ्ते ओएफएस की घोषणा की, जिसके बाद इस शेयर में लोअर सर्किट लगते हुए दिखे। दरअसल प्रमोटर टाइमैक्स ग्रुप की ओर से ओएफएस के जरिए 15% हिस्सा बेचने की घोषणा की गई और इसका फ्लोर प्राइस 175 रुपये तय किया गया था, जो कि उस समय का जो मौजूदा प्राइस था 262 रुपये 50 पैसे, उससे 33.3% के डिस्काउंट पर था। इस ओएफएस में 7.5% शेयरों का जो बेस इशू है वो तय किया गया था और 7.5% अतिरिक्त हिस्सा बेचने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा गया था। 25 जून को नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 6.25 गुना सब्सक्राइब हुआ और इसके बाद 25 जून को टाइमैक्स ग्रुप इंडिया का शेयर 5% के लोअर सर्किट पर बंद हुआ। प्रमोटर ने अतिरिक्त हिस्सा बेचने का विकल्प चुना क्योंकि इस इशू को नॉन रिटेल निवेशकों से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था और उसके बाद 26 जून को रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है उसमें भी 1.5 गुना के आसपास की बोलियां मिलती हुई दिखी। 26 और 27 जून को भी टाइमैक्स ग्रुप इंडिया का शेयर 5% के लोअर सर्किट पर ही जाकर बंद होता हुआ दिखा। रेलवे की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, किराया बढ़ने जा रहा है और ये हो सकता है 1 जुलाई से, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से निकल के सामने आया। कई सालों के बाद ऐसा होगा कि रेलवे के किराए में बढ़ोतरी होगी। रेलवे बोर्ड का सभी क्लास का जो किराया है वो बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आ चुका है, जिसके तहत नॉन एसी टिकटों का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं एसी का जो किराया है उसे 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाने की यहाँ पे योजना है। इस हफ्ते ही इसका औपचारिक ऐलान आता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, जिसके ऊपर 25 जून को आईआरसीटीसी के शेयर ने रिएक्ट भी किया। यह शेयर 0.25% की बढ़त के साथ 767 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। दिवालिया कंपनी जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए लंबी कतार है, जिसमें वेदांता, अदानी ग्रुप के साथ साथ और भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है। इन कंपनियों में दालमिया भारत सीमेंट का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ जेपी इंफ्राटेक, जो कि सुरक्षा ग्रुप के तहत आती है, उसने भी इस कंपनी के लिए बोली जमा की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पतंजलि आयुर्वेद, जिसने पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो जमा किया था, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान अब इस कंपनी की ओर से नहीं जमा किया गया है। 24 जून को रेजोल्यूशन प्लान जमा करने की आखिरी तारीख थी और 23 जून को जब आखिरी बार जेपी एसोसिएट्स के शेयर में इस हफ्ते कारोबार हुआ तो शेयर 5% के निचले सर्किट पर 3 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में पीटीसी इंडस्ट्रीज उतरने वाली है और इसकी सब्सिडरी है एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, जिसने ये एमओयू साइन किया है। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ ये एमओयू साइन किया गया है और भारत में एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये करार किया गया है, जिसके ऊपर 25 जून को शेयर ने रिएक्ट भी किया। शेयर 15,238 रुपये तक उछल गया था और करीब ½ % की मजबूती के साथ 14,813 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। नेस्ले इंडिया ने इतिहास में पहली बार बोनस इशू की घोषणा की है। 26 जून को इस कंपनी की बोर्ड बैठक हुई, जिसके ऊपर बोनस देने के ऊपर विचार हुआ और पहली बार 1:1 यानी कि एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने के ऊपर कंपनी के बोर्ड ने फैसला लिया, जिसके ऊपर 26 जून को शेयर ने रिएक्ट भी किया। शेयर 2,443 रुपये 60 पैसे के डे हाई के करीब 2,432 रुपये पर करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते मोबीक्विक के शेयर में बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर ने फराटा भर लिया। शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 229 रुपये 75 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन डे लो से देखें तो 22% से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली और शेयर ने 282 रुपये 30 पैसे का हाई भी छुआ। इस ब्लॉक डील के जरिए करीब 9% इक्विटी ने हाथ बदले हैं और इसमें नेट1 अप्लाइड टेक्नोलॉजीज ने हिस्सा बिक्री की है 168 करोड़ रुपये की रकम में। आपको बता दें 2016 में नेट1 अप्लाइड ने इस कंपनी में 268 करोड़ रुपये का निवेश किया था। 26 जून को ब्लॉक डील के बाद खुलते ही शेयर ने 6.5% तक का गोता लगाया, लेकिन बाद में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई और 6.5% की बढ़त लेकर 261 रुपये 55 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ।
8 साल में पहली बार एसबीआई यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक शेयरों की बिक्री कर सकता है। इनफैक्ट खबर यह है कि क्यूआईपी इशू के लिए इस बैंक ने 6 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को नियुक्त कर लिया है। इस बैंक की क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 2017 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब इस बैंक की ओर से शेयरों की बिक्री की जा रही है। इस रकम से बैंक की अपनी CET1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशो सुधारने की योजना है। 26 जून को मजबूत बाजार में भी इस क्यूआईपी की खबर के चलते एसबीआई का शेयर आधे % की गिरावट के साथ 796 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 26 जून को पीबी फिनटेक के शेयर में भी बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें फाउंडर और को फाउंडर दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 1.1% इक्विटी का सौदा हुआ, जिसमें फाउंडर और को फाउंडर दोनों ने मिलाकर 50.5 लाख शेयर बेचे हैं। 1821 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हिस्सेदारी 920 करोड़ रुपए में बेची गई है, जिसमें फाउंडर आलोक बंसल ने 16.5 लाख शेयर बेचे हैं 300 करोड़ रुपए में, और को फाउंडर आशीष दहिया ने 34 लाख शेयर बेचे हैं करीब 620 करोड़ रुपए की रकम में। इसमें बायर्स के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, गिजालो मास्टर फंड और अन्य निवेशकों ने भी शेयर खरीदे हैं। 26 जून को पीबी फिनटेक का शेयर 1803 रुपये 50 पैसे तक फिसल गया था और करीब आधा % नीचे 1830 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। सीएट ने हाल ही में बनाई गई श्रीलंका की सब्सिडरी में निवेश की घोषणा की है। श्रीलंका की सब्सिडरी में इस कंपनी की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सीएट OST लंका के नाम से इस सब्सिडरी है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये एक या उससे ज़्यादा फेजिस में निवेश किया जा सकता है और माना जा रहा है कि इस निवेश का कुछ हिस्सा कैम्सो ब्रांड का जो एक अधिग्रहण कर रहे हैं ये, उसमें भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। साथ ही खबर ये भी थी कि इस कंपनी की एनसीडीज के जरिए 500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने की भी योजना है। 26 जून को मजबूत बाजार में भी सीएट का शेयर 3,555 रुपये 20 पैसे तक फिसलने के बाद करीब 2% नीचे 3,575 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। तेजस नेटवर्क्स भी इस हफ्ते फोकस में रहा। दरअसल रेक्यूटेन सिम्फनी नाम की एक कंपनी है, जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की घोषणा की है। 5G सॉल्यूशंस के जरिए ग्लोबल विस्तार के लिए ये पार्टनरशिप की गई है, जिसको बाजार ने एक थम्स अप दिया और 26 जून को शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा। तेजस नेटवर्क्स का शेयर 26 जून को करीब 3% की मजबूती लेकर 717 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डे हाई 731 रुपये 90 पैसे का था। एक्जो नोबल इंडिया को लेकर फाइनली डील का अनाउंसमेंट हो चुका है। भारी भरकम डील हुई, जिसके बाद ये शेयर उछलता हुआ दिखा। JSW पेंट्स ने इस कंपनी का 9,000 करोड़ रुपए की रकम में अधिग्रहण कर लिया है। प्रमोटर्स से उनकी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली गई है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीब 75% के आसपास की हिस्सेदारी थी और एक्जो नोबल इंडिया ने अपना ड्यूलेक्स का जो ब्रांड है उसे बेच दिया है और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी भी बेच दी है। 27 जून को इसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट किया। एक्जो नोबल इंडिया का शेयर 3,540 रुपये तक उछल गया था और करीब 8% की मजबूती लेकर इस स्टॉक में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज नाम की कंपनी है, जिसने प्रीमियम विस्की ब्रांड लॉन्च किया, जिसके बाद ये शेयर झूमता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में इस कंपनी ने प्रीमियम विस्की ब्रांड है हिलफोर्ट, जिसको लॉन्च किया है और इस लॉन्च के बाद अतिरिक्त प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी इस कंपनी की योजना है, जिसमें निकोबार जिन, CP वोडका और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं जो कि लॉन्च किए जाएंगे। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का लॉन्च देश भर में विस्तार की कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है उसी के हिस्से के तहत लॉन्च किया जाएगा। 27 जून को एसोसिएटेड अल्कोहल्स के शेयर में 1165 रुपये का हाई लगाने के बाद अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल को एक और अहम बड़ी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। दरअसल जियो ब्लैकरॉक के ब्रोकरेज कारोबार को मंजूरी मिल चुकी है। सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर ने जियो ब्लैकरॉक के ब्रोकरेज बिजनेस को हरी झंडी दिखा दी है। देश भर में ब्रोकरेज फर्म के रूप में कामकाज करने की ये मंजूरी मिली है। जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ये मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि JFSL और ब्लैकरॉक का जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जेवी में इन दोनों कंपनियों की 50% की हिस्सेदारी है। इस खबर के बाद 27 जून को जियो फाइनेंशियल के शेयर में 329 रुपये 30 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और मजबूती के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए, सेकेंडरी मार्केट की खबरें खत्म हो गई हैं, अब बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ। इस हफ्ते एरिस इंफ्रा की लिस्टिंग हुई, जो कि कमजोर रही। इस कंपनी का शेयर NSE पर 205 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले देखें तो 0.8% के डिस्काउंट पर है, क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 222 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस IPO को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। 3.25 गुना के आसपास ये भरा था। हालांकि रिटेल का उत्साह काफ़ी ज़्यादा था, 6 गुना के आसपास ये भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 25 जून को एरिस इंफ्रा का शेयर 173 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 222 रुपये के इशू प्राइस से 22% नीचे और 205 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 15% नीचे है।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं। पहली खबर बीएसई को लेकर है। इनफैक्ट खबर एनएसई से जुड़ी हुई है। एनएसई ने एक्सपायरी की जो डेट है, जो दिन है, उसे शिफ्ट करने की घोषणा की है। एनएसई ने एफएनओ एक्सपायरी मंगलवार को शिफ्ट करने की घोषणा की है, जो पहले गुरुवार को हुआ करती थी। 28 अगस्त से ये जो बदलाव है वो लागू होता हुआ दिखेगा। 24 जून को बीएसई का शेयर 2,865 रुपये 60 पैसे पर खुलने के बाद हल्का होकर 2,786 रुपये पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। साथ ही खबर ये भी थी कि सेबी ने जांच के बाद इस एक्सचेंज के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये जांच हुई थी फरवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में, जिसमें पता चला कि एक्सचेंज के कंप्लायंस प्रोसेस में गड़बड़ियां पाई गई हैं। पेमेंट करने वाले कुछ ग्राहक सार्वजनिक होने से पहले कुछ जानकारी जो है वो देख लेते थे। साथ ही साथ इस एक्सचेंज की जो लिस्टिंग कंप्लायंस मॉनिटरिंग टीम है वो भी पहले से ही कॉर्पोरेट फाइलिंग्स को देख सकती थी। इस वजह से इस एक्सचेंज के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। दूसरी खबर एचडीएफसी बैंक को लेकर है। एचडीएफसी बैंक ने इस हफ्ते 2000 का जो स्तर है उसे पहली बार पार किया है। खबर यह थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बैंक से और आरबीआई से जवाब मांगा है, ऐसी रिपोर्ट थी। 74 लाख रुपए के अनऑथराइज्ड ट्रांसफर केस में यह जवाब मांगा गया, लेकिन उसके रिस्पांस में देखिए शेयर ने पहली बार 2000 का स्तर पार किया। इंटरडे में तो शेयर ने 2027 रुपये 10 पैसे का रिकॉर्ड हाई भी टच कर लिया और इस बैंक की मार्केट कैप 15.5 लाख करोड़ रुपए के भी पार पहुंचती हुई दिखी। 26 जून को एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 2% ऊपर 2017 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। अगली खबर जेएसडब्ल्यू स्टील्स को लेकर है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। दरअसल इस कंपनी ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है भूषण पावर एंड स्टील यानी कि बीपीएसएल के अधिग्रहण को लेकर। मई में सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएसएल को लेकर जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया था उसको खारिज कर दिया था। कंपनी ने बीपीएसएल के लिए $2.3 बिलियन का एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, जिसको खारिज कर दिया गया था। उसी को लेकर अब रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। 26 जून को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1031 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में। और पहली खबर स्टार्टअप से जुड़ी हुई है, स्टार्टअप्स की फंडिंग से जुड़ी हुई। भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग में इनफैक्ट तीसरा रैंक मिला है H1 2025 यानी कि 2025 की पहली छमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग में 25% की गिरावट आई है। $6.4 बिलियन के मुकाबले $4.8 बिलियन की फंडिंग मिली है। और H2 2024 यानी कि 2024 की दूसरी छमाही से कंपेयर करें तो फंडिंग में 19% की कमी आई, क्योंकि दूसरी छमाही में स्टार्टअप्स को $5.9 बिलियन की फंडिंग मिली थी। इस बार की फंडिंग की जहाँ तक बात है तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और रिटेल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलती हुई दिखी है। पिछले साल 21 के मुकाबले देखें तो इस साल पहली छमाही में 12 स्टार्टअप्स की लिस्टिंग होती हुई दिखी है। ये रिपोर्ट आई है मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की ओर से, जिसके जरिए हम ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और बिजनेस जगत की हर बड़ी खबर के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।